साधु यादव कोई चित्रकूट के संत हैं क्या? तो बिहार में जंगल राज के सिरमौर थे ये लोग। ये साधु यादव कौन थे? राजवल्लभ यादव कौन थे? ये सारे लोग जो थे वही तो जंगल राज के सिरमौर थे। इन्हीं के भाई थे सुभाष यादव। पटना में सिटी एसपी जगमोहन हुआ करते थे। जगमोहन के साथ सुभाष यादव ने क्या किया था सारे लोगों को पता है। लालू जी का पूरा सामाजिक न्याय का सफर पत्नीवाद, बेटावाद और सालावाद के बीच का सफर था। और लालू जी के राजनीतिक सत्रावसान की पटकथा लिखने में इनके दोनों सालों का जो निर्णायक योगदान रहा उससे सारे बिहार वासी परिचित हैं। जब साधु यादव पटना में शोरूम से गाड़ी उठा रहे थे तो जाति पूछ के उठा रहे थे कि किस जाति का यह शोरूम है। नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार देख रहे हैं आप। और कहा जाता है कि जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले उसमें से चूहा निकलकर भागता है, लेकिन फिलहाल हम चूहे की नहीं, हम साधु यादव की बात करेंगे। देखिए, साधु यादव की बात इसलिए हो रही है कि अभी हालिया उन्होंने कुछ जगहों बयान दिया है कि 90 के दशक में जो अपराधी होते थे वो ज्यादातर अपराधी भूमिहार और ब्राह्मण समाज के होते थे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नवल शर्मा है, जदयू के प्रवक्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। जी धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे साधु यादव के इस बयान पर? आपने पहले जहाज की अधूरी बात की। वाकई जहाज डूबा था लालू जी का। जहाज किनके चलते डूबा था आप यह भी जानते हैं, और जहाज से निकल के भागने वाले सबसे पहले कौन थे यह भी आप जानते हैं। मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं जिनकी चर्चा आपने बाद में की। साधु यादव कोई चित्रकूट के संत हैं क्या? लालू जी का 15 वर्षीय शासनकाल आर्यस गर्ग की खंडपीठ ने जंगल राज बोला था, और यहां तक कहा था कि जंगल राज के भी कुछ नियम कायदे होते हैं, बिहार में तो वह भी नहीं है। तो बिहार में जंगल राज की सिरमौर थे ये लोग, ये सारे चेहरे। और अपराधियों की कोई जाति होती है क्या? जिस तरह आतंकवादियों का कोई जात और धर्म नहीं होता है, उसी तरह अपराधियों का भी कोई जात और धर्म नहीं होता है। ये साधु यादव कौन थे? राजवल्लभ यादव कौन थे? ये सारे लोग जो थे वही तो जंगल राज के सिरमौर थे। आपको याद है पटना में शिल्पी गौतम हत्याकांड? कौन था दोषी? आपको याद है कि पटना के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हुआ करते थे एनके सिन्हा। एनके सिन्हा के चैम्बर में घुसकर इसी साधु यादव ने मारपीट की थी। अच्छा, और सुन लीजिए, राजधानी ट्रेन को एक नंबर प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कौन जिद कर? बिल्कुल बिल्कुल, साधु यादव के बारे में ही प्राय कहा जाता है। अच्छा, और सुन लीजिए नवल जी, हम आपको माफी चाहेंगे, बीच में हम टोक रहे हैं। कहा जाता है कि लालू यादव गरीबों को और दलितों की आवाज बनकर उभरे थे, लेकिन इसके साथ ही एक ये आरोप आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी बराबर लगाया जाता है कि लालू यादव के शासनकाल को बदनाम करने में उनके साधु और सुभाष यादव का भरपूर योगदान था। अच्छा, इससे आप कितना इत्तेफाक? देखिए, आपके दोनों सवालों का हम जवाब दे रहे हैं। पहली बात, अभी आपने चर्चा रोक दी, तो मैंने साधु यादव जी की उपलब्धियों की चर्चा की। इन्हीं के भाई थे सुभाष यादव। पटना में सिटी एसपी जगमोहन हुआ करते थे। जगमोहन के साथ सुभाष यादव ने क्या किया था सारे लोगों को पता है। इनके तीसरे भाई थे प्रभुनाथ यादव। प्रभुनाथ यादव ने दिन दहाड़े पटना में विद्युत अधीक्षण अभियंता के साथ मारपीट किया था। लालू यादव जी के भतीजा थे नागेंद्र राय। नागेंद्र राय ने पटना के एडीएम मदन मोहन प्रसाद और गंगाधर लाल दास के साथ कैसा व्यवहार किया था बिहार के सारे लोग जानते हैं। चलिए अब आते हैं, आपने लालू जी के गरीबों के मसीहा वाले प्रसंग की चर्चा करते हैं। लालू जी गरीबों और वंचितों के ऐसे मसीहा थे जिन्होंने केवल सामाजिक न्याय का नारा देकर अपना घर भरा। लालू जी का अपना घर नहीं भरा, सालों का घर भरा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने पूरे परिवार का घर भरा, जिसमें उनके साले भी शामिल थे। लालू जी का पूरा सामाजिक न्याय का सफर पत्नीवाद, बेटावाद और सालावाद के बीच का सफर था। आपको यह जानकर हैरत होगी कि लालू यादव ने गरीबों और पिछड़ों को जगाने के लिए नारा तो दिया, लेकिन वह केवल नारा तक ही सीमित रह गया। और एक जमाना ऐसा था जब बिहार के विधानसभा में 1993 में लालू भगवान की जय के नारे लगते थे, और लालू आत्ममुक्त भाव से बैठकर लालू भगवान की जय का नारा सुनते थे। तो जब व्यक्ति अपने को भगवान से बड़ा मानने लगता है तो उसका हश्र ऐसा ही होता है जैसा लालू जी के साथ 2005 में हुआ। और लालू जी के राजनीतिक सत्रावसान की पटकथा लिखने में इनके दोनों सालों का जो निर्णायक योगदान रहा उससे सारे बिहार वासी परिचित हैं और जानते हैं। कहा यह भी जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि बिहार की राजनीति में अगर आगे बढ़ना है तो सवर्णों को गाली दो।
सवर्णों को इतना ज्यादा उनके बारे में बुरा भला कहो ताकि जो निचले तबके के वोट हैं उनको एकजुट कर सके। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से साधु यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी गलती कर रहे हैं, ए टू जेड की राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी यादव शुरू से कह रहे हैं कि हम सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव से जो भी आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इतना तो है ना कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें उसी 1990 के दशक में वापस जाना होगा, और जिस प्रकार से हम जात नीत ऊंच नीच के चक्कर में बिहार को बर्बाद किए, लगता है नहीं आपको कि फिर उसी तरीके से बिहार को बर्बाद करने की साजिश चल रही है? वाह, बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। देखिए, एक कहावत है कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो तेजस्वी यादव जी माननीय लालू यादव जी की संतति है। तेजस्वी यादव जी की विचारधारा लालू जी से अलग कैसे होती है? एक और लालू यादव जी ए टू जेड की बात करते हैं और पार्लियामेंट में सवर्ण आरक्षण का विरोध करते हैं और ठाकुर का कुआं की कविता पढ़ते हैं। दूसरी बात है कि यही लोग थे जो कभी बिहार में भूरा बाल साफ करने की बात कहते थे, भूरा चूहा की बात करते थे। तो ये लोग कभी भी जातिवादी राजनीति से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि इन लोगों को नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पाठशाला में एडमिशन लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि जाति निरपेक्ष राजनीति कैसे की जा सकती है। जनता इन बातों को नहीं समझती है क्या कि आप कैसी राजनीति कर रहे हैं। बिहार भारत में पहला राज्य है जिसने सवर्ण आयोग का गठन किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है, और यदि आज नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के कंठहार बने हुए हैं, जनता के दिलों पर राज करते हैं, तो इसका कारण यही है कि सारे लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी की विचारधारा कुछ ऐसी है कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अगर बिहार का विकास करना है तो जातीय राजनीति के रास्ते से अलग हटना होगा, और नीतीश कुमार जी का पिछले 19 वर्षों का इतिहास यह बताता है। लेकिन दूसरी ओर लालू यादव जी का अब जो MY समीकरण था, देखिए नीतीश कुमार जी की पहचान किसी जातीय समीकरण को लेकर नहीं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीतीश कुमार जी मतलब क्या, और आपको 4 विकल्प दिया जाए, एक दिया जाए विकल्प विकास, एक दिया जाए विकल्प जातीय समीकरण, तो आप विकास पर टिक लगाइएगा। वहीं अगर आपको विकल्प दिया जाए कि लालू यादव जी का मतलब क्या, विकास, MY समीकरण, तो आप MY समीकरण पर टिक लगाइएगा, क्योंकि लालू जी की पहचान ही MY समीकरण को लेकर है। और देखिए वो MY समीकरण कितना बुरी तरह दरक गया। हाल में संपन्न उपचुनाव में बिहार की सभी जातियों ने, सभी वर्गों ने, सभी संप्रदायों ने लालू यादव की विचारधारा को कैसे बेरहमी से अस्वीकार कर दिया कि अब इन्हें मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि RJD को अपने समूचे पॉलिटिकल ओवरवेलिंग की आवश्यकता है, राजनीतिक संस्कारों के ओवरवेलिंग की आवश्यकता है, और इस तरह की जातीय राजनीति वाले दौर में यदि वो बिहार को ले जाए। नवल जी, साधु यादव तो अभी न 3 में है न 13 में है, वो RJD में थोड़ा ही ना है। हाँ, वो तो शायद हमको लगता है कि शायद अपनी इसी विचारधारा के कारण अभी वो कहीं के नहीं है। मैं तेजस्वी यादव की बात जी, आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं लगातार। हम बराबर इसी बात को कर रहे हैं। देखिए, जाति पाति की राजनीति तो लगभग हर पार्टी करती है, आप माने या ना माने, आपके यहाँ भी जाति पाति की काफी बातें होती हैं। हमारी चर्चा का विषय वो नहीं है। हमारी चर्चा का सबसे बड़ा विषय ये है कि क्या जाति पाति की राजनीति के बहाने किसी एक दो जातियों को टारगेट करके हम उनके बारे में अगर बोलते हैं, और साथ में ये भी बोलते हैं कि नहीं, हम उस जाति को नहीं बोल रहे हैं, हम उस जाति के अपराधियों को बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज के डेट में किस जाति का क्रिमिनल नहीं है? पेपर उठा के देखिए, हर दिन का पेपर उठा के देखिए और चेक करिए। एक आम आदमी से भी मैं अपील करूंगा कि आपको खुद पता चल जाएगा कि किस जाति का अपराधी कितना बिहार में क्या काम कर रहा है, किस तरीके का क्राइम कर रहा है। हत्या में, बलात्कार में, दारू की स्मगलिंग में, हर तरीके के अपराध में आप पता करना चाहें तो उसमें भी पता चल सकता है। लेकिन क्या सरकार अब सारे काम छोड़ के अपराधियों की जाति देखने का काम करेगी क्या? देखिए, बंगाल में डॉक्टरों की पिटाई हुई थी तो राजद वाले लोगों ने वहां भी जाति खोज लिया था और जातिवादी चश्मे से उसको विश्लेषित किया था। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब साधु यादव पटना में शोरूम से गाड़ी उठा रहे थे तो जाति पूछ के उठा रहे थे कि किस जाति का यह शोरूम है। जब मीसा भारती की शादी में शोरूम से फर्नीचर लदवा के CM हाउस पहुंचा रहे थे तो जाति पूछ कर उठवा रहे थे। अरे देखिए, जो क्रिमिनल होता है वो क्रिमिनल होता है, वो किसी जाति का हो ही नहीं सकता है, उसकी जातीय हमदर्दी हो ही नहीं सकती है। और क्रिमिनल तो हर एक जाति में हो सकते हैं।
क्राइम तो एक मानवीय प्रवृत्ति है जिसका जाति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन साधु यादव जैसे लोग यदि क्राइम पर प्रवचन बांटते हैं तो हंसी आती है और दुख भी होता है उनकी मानसिक दशा को लेकर कि कोई व्यक्ति जब राजनीति में अप्रासंगिक हो जाता है, जब उसके पास पॉलिसी का अकाल पड़ जाता है, अपने पॉलिटिकल रिवाइवल की कोई संभावना नहीं दिखती है, तो इसी तरह से उलूल जुलूल बातें करने लगता है। तो देखिए, स्पष्ट रूप से जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा का कहना है कि अगर आप राजनीतिक तौर से अछूत हो जाते हैं, जब आपका कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, आपकी कोई पूछ नहीं रहती है, तब आप ऊट पटांग मुद्दों को सामने लाते हैं और किसी न किसी प्रकार से चर्चा में बने रहने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनका, साधु यादव का ये प्रयास कितना सफल होता है ये देखने का विषय होगा। फिलहाल तमाम ऐसी बड़ी छोटी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।